हाय गाइज, वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हमने इनपुट किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे क्या हो कि हमारे वीडियो की अगली जब वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए और आपके एग्जाम में उससे कुछ मदद मिल सके। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसोर्सेज विथ और डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर आर रिफर्ड टू एस। मतलब रिसोर्स विच डायरेक्टली ड्राइव्ड, जो कि डायरेक्टली ड्राइव हो किससे, नेचर से, रिफर टू ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ए नन ऑफ द एबव। तो इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं तो वो होते हैं नेचुरल से, तो यानी नेचर के द्वारा ड्राइव किए गए होते हैं। तो नेचर के द्वारा जो ड्राइव किए होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे हमारा कोई भी पॉन्ड हुआ या रिवर हुआ या कोई फॉरेस्ट हुआ, तो वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, जिसमें आपको सारे के सारे पॉइंट कवर करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिसोर्सेज दैट टेक टू लॉन्ग ये पीरियड ऑफ टाइम टू बेस यूज्ड एज द रिसोर्स आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, या एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स, या इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो इसमें से पीरियड टाइम बोला है ना, यानी कोई भी समय हो जिसमें रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, तो वो होता है हमारा इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज बेस यानी उसके रिसोर्स यानी सोर्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज जो होगा वो उसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, द फॉसिल फ्यूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ प्लांट दैट ग्रीव सम 2050 मिलियन ईयर एगो ईच। यानी ये सब फॉसिल जो फ्यूल होती है वो ड्राइव की जाती है प्लांट के द्वारा इन 2050 मिलियन ईयर एगो, यानी 250 मिलियन साल पहले। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, एलपीजी। तो हमारा राइट ऑप्शन हुआ कोल, जिसमें क्या होगा कि वो ड्राइव किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज के द्वारा, जो कि फॉसिल होती है वो लगभग 250 सालों तक ज़मीन के अंदर पड़ी रहती है, तो उससे कोल निकाला जाता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड इन रिजोनेबली शॉर्ट टाइम इज यूजुअली रिफर टू एस। यानी जो रिसोर्सेज होते हैं कैन बी रिप्लेस्ड, उसे रिप्लेस किया जाता है रिस्पॉन्सिबली शॉर्ट टाइम इज यूजुअली रिफर टू एस। तो इसमें होगा रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नेचुरल, मैन मेड। तो इसमें हमारा जो होगा नॉन रिन्यूएबल, मतलब कोई भी रिसोर्स को रिप्लेस नहीं किया जाता है, उनको नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखी जाती है। तो इस तरह के आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको करने पड़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की अलग अलग कैटेगरी है और हर एक क्वेश्चन का अपना अपना वैल्यू है। मैन मेड रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव टू नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द वेराइटी ऑफ रीजन विच ऑफ दीज वुड नॉट बी वन ऑफ दोज। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो अल्टरनेट होते हैं किसके, नेचुरल के। तो क्यों होते हैं, दे इंक्रीज वैरायटी एंड चॉइस, दे आर चीपर टू प्रोड्यूस देन नेचुरल, दे आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर बेटर सुटेड फॉर द पर्पज फॉर विच द दे विल। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट ये फॉसिल फ्यूल, मतलब इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है कोल, दूसरा ऑप्शन ऑयल, तीसरा ऑप्शन नेचुरल गैस, चौथा ऑप्शन यूरेनियम। तो इसमें से नॉट ये फॉसिल, तो फॉसिल कौन सा नहीं होगा, यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है, एक मेटल होता है जो कि फॉसिल के द्वारा नहीं बनाया जाता और ना ही फॉसिल फ्यूल में उसको रखा जाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, उसमें देखेंगे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को इनपुट किया गया है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को हमने कवर करने की कोशिश भी की है। ये लिक्विड फ्यूल दैट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द एंशिएंट रिमेन ऑफ सी प्लांट एंड एनिमल इज नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, जियोथर्मल एनर्जी,
या कोल। तो इसमें लिक्विड फिल जो होता है वो फॉर्म होता है एनसीएट रिमेंड ऑफ सी प्लांट एंड एनिमल। तो क्या प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम, क्योंकि लिक्विड फ्यूल में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम ही यूज किया जाता है, जो कि सी प्लांट एंड एनिमल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। अब इसी तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें कुछ और भी चेंजेज होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से इनपुट रखा जाता है, जिससे क्या हो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद मिले। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी इन द रे फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी या वाटर एनर्जी। तो एनर्जी जो रे से प्राप्त की जाती है वो किस प्रकार से एनर्जी होगी, प्लस जो हमारा सन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो कैसी होगी? सोलर एनर्जी, क्योंकि जो किरणों से सूरज की किरणों से जो एनर्जी प्राप्त की जाती है उसको बोला जाता है सोलर एनर्जी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें कई सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हर बार इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में से पूछे जाते हैं, और उन्हीं को क्वेश्चनों को हमने इनपुट भी कर रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़रूर एक बार देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बीच इज लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, जियोथर्मल, विंड, बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एनर्जी। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन, यानी हाइड्रो पावर, सोलर और विंड एनर्जी। इनको क्या किया जा सकता है, जितने भी होते हैं इनमें रिन्यूअल किया जाता है। जो इनके सोर्सेज होते हैं उनको रिन्यूअल कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो पावर हुआ या सोलर एनर्जी हुआ या विंड एनर्जी हुआ। अब सोलर एनर्जी को हम जैसे इलेक्ट्रिक में चेंज कर सकते हैं, विंड एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिक में यूज कर सकते हैं, हाइड्रो पावर भी होते हैं, कई सारे प्लांट होते हैं, तो उनसे हम कई तरह की एनर्जी बना सकते हैं। तो ऐसे लिस्ट को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि कई सारे सोर्सों से एनर्जी प्राप्त की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें कुछ और चेंजेस रहेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ, मतलब जो पृथ्वी के अंदर हीट होती है उससे कौन सी एनर्जी निकलती है? नेचुरल गैस, जियोथर्मल या पेट्रोलियम या टेरा थर्मल। तो इसमें नेचुरल गैस तो होगी नहीं, जियोथर्मल भी दे रखा है, पेट्रोलियम और टेरा थर्मल। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है जियोथर्मल, यानी जियो यानी पृथ्वी, थर्मल एनर्जी यानी जो हीट एनर्जी जो हीट होती है वो पृथ्वी के अंदर से जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि कभी कभी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें इस प्रकार की एनर्जी काफ़ी मात्रा में निकलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कोल डिपॉजिट दैट इज नॉट इकोनॉमिक टू माइन टूडे वुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ आवर। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है कोल रिजर्वायर और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो भी कोल डिपॉजिट दैट इज नॉट इकोनॉमिक टू माइन टुडे, तो क्यों नहीं आज टुडे? क्योंकि वहाँ पे जो कोल के रिजर्वायर होते हैं कंसीडर्ड पार्ट ऑफ आवर, मतलब कोल रिजर्वायर में वो पार्ट जो होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से आंसरों को इनपुट किया गया है, प्लस क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से मिलते जुलते रहेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आउट द फॉलोइंग आर द काजेस ऑफ सॉयल इरोशन, मतलब सॉयल इरोशन कौन काज करता है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, ओवर कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें देखो, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग जो होगी उससे भी सॉयल, ओवर कल्टिवेशन ज़्यादा कल्टिवेशन होगी, डिफॉरेस्टेशन अगर ज़्यादा से अधिक डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तब भी होगी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसमें जितने भी सॉयल इरोशन होंगे सारे के सारे जो होंगे वो करेक्ट होंगे, सभी से होगा। द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग फॉरेस्ट दैट once extinct but was removed at some time in the past is known as एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन या नन ऑफ दीज। तो इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक हमारा राइट आंसर है रिफॉरेस्टेशन। मतलब अगर हमें कोई भी प्लांट है, जैसे प्लांट सोर्स है, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा से अधिक प्लांट की कटाई कर दी गई तो अगर वहाँ पे दोबारा प्लांट किए जाए तो उससे दोबारा रिस्टोरिंग की जा सकती है। रेड डाटा बुक कंटेन डाटा ऑफ
ऑल प्लांट स्पीसीज, ऑल एनिमल स्पीसीज, थ्रेटन्ड स्पीसीज, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस स्पीसीज। तो रेड डाटा बुक में सभी जो थ्रेटन्ड स्पीसीज होंगे उनको इनपुट किया गया है। तो ये एक डाटा लिस्ट होती है रेड डाटा बुक, जिसमें क्या होता है कि थ्रेटन्ड स्पीसीज को रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है IUCN हेडक्वार्टर इज एट मोर्गे स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, वेना ऑस्ट्रिया या न्यूयॉर्क USA। तो IUCN हेडक्वार्टर जो होता है वो कहाँ पे उपस्थित है? तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोर्गस स्विट्जरलैंड में जो होगा वो IUCN हेडक्वार्टर्स जो होगा वो वहाँ पे पाया जाएगा। तो इसमें से जो क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चनों को इनपुट करना प्लस उनके अलग अलग आंसर प्रोवाइड करवाना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन है द मैक्सिमम डाइवर्सिटी? मैंग्रोव, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेगा, कोरल रीफ। तो इसमें जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी के बारे में पूछा है, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो पाई जाएगी कोरल रीफ एरिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे विभिन्नता होती है और कई तरह के डाइवर्सिटी जो होती है वहीं पे अधिकतम होगी, क्योंकि कोरल रीफ एरिया में कई सारे चीज़ों को रखा गया है, यानी कई सारी स्पीसीज जो होती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज, यानी कौन सा रीजन है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है? हैबिटेट पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लोजन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज। तो इसमें से कहाँ पे डिक्रीज होगी बायोडाइवर्सिटी? तो यहाँ वहाँ पे डिक्रीज होगी जहाँ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन रहेगा। मतलब क्या होगा? जहाँ पे हैबिटेट पॉल्यूशन ना हो के हैबिटेट डिस्ट्रक्शन रहेगा। मतलब क्या होगा कि वहाँ पे अलग अलग तरीके के डिस्ट्रक्ट पाए जाएंगे। इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो वो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। डोडो इज, डोडो क्या होता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एक्सटेंसिव स्पीसीज या एक्जोटिक स्पीसीज। तो इसमें जो डोडो होता है वो एक तरह से स्पीसीज है जो कि काफ़ी कम मात्रा में, यानी एक्सटेंसिव स्पीसीज है जो कि अब जिसको देखना दुर्लभ हो चुका है, यानी गायब, विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुका है। डोडो हुआ, सारस हुआ, तो ये सारे स्पीसीज जो होते हैं, ये सारस तो अभी पाया जाता है, लेकिन जो डोडो स्पीसीज है वो एक्सटेंसिव स्पीसीज हो गई है, यानी विलुप्त प्रजाति हो गई है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कुछ अलग तरीके के। ब्लू व्हेल इज प्लेस्ड अंडर इंडेंजर्ड, रेयर, एक्सटेंट या एक्सोटिक। तो ब्लू व्हेल जो है वो प्लेस्ड होता है अंडर किसमें? तो उसका हमारा 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से हमारा एक राइट ऑप्शन है इंडेंजर्ड, यानी जो ब्लू व्हेल प्लेस्ड होता है वो कहाँ पे होता है? इंडेंजर्ड रीजन पे। तो इस तरह से क्वेश्चनों को इनपुट किया गया है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स विवो कंजर्वेशन या इन विवो कंजर्वेशन। तो इसमें से हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कंजर्वेशन विद द नेचुरल हैबिटेट के द्वारा किसी चीज़ को किस प्रकार से कंजर्व किया जाता है या किसके अंतर्गत कंजर्व किया जाता है, तो वो उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। तो इस तरह से हमने आज 20 क्वेश्चन कराए। इससे पहले हमने 100 करवा दिया था, आज हमने 101 से स्टार्ट किया था। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।